नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं अपने शैक्षिक विषयों पर, शैक्षिक बिंदुओं पर। और अभी वर्तमान में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है हमारा विषय इतिहास। अभी तक हमने पुनर्जागरण विषय के बारे में अध्ययन किया। पुनर्जागरण जो एक बिंदु है भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारतीय इतिहास का, उसके बारे में हमने बातचीत की, विचार किया। आज हम एक जो नया विषय लेने जा रहे हैं, नया बिंदु जो लेने जा रहे हैं वो है महात्मा गांधी, जिसको हम गांधी युग भी कह सकते हैं। और ये जो गांधी युग है ये भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो महात्मा गांधी जो हैं, जिनको हम महात्मा गांधी का जो कार्यकाल है, जो एक समय है, जीवन है, उसको हम भारतीय इतिहास में गांधी युग के रूप में भी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें महात्मा गांधी के जन्म की, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के एक छोटे से कस्बे पोरबंदर में। गांधी जी का जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो इनको मिला शब्द, वो मिला इनके पिता से, क्योंकि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, तो इनका पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता पुतलीबाई, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की थी, यानी गांधी जी में जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ आई, गांधी जी में जो धार्मिक विचार आए, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का था तो वो इनकी माता पुतलीबाई का था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अब हम अगर बात करें इनकी उपाधियों का, जैसे कि हमने ऊपर शीर्षक में देखा, महात्मा गांधी के विषय में हम विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो इनका जो नाम पड़ा महात्मा, वो महात्मा नाम या महात्मा उपाधि इनको किन्होंने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक इसी तरह से इनको बापू भी कहा जाता है, और बापू जो इनको कहा वो कहा सरोजिनी नायडू ने। राष्ट्रपिता की संज्ञा जो इनको दी, वो राष्ट्रपिता की संज्ञा इनको प्राप्त हुई सुभाष चंद्र बोस से। इसी तरह से मंगल बाबा इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा, और देशद्रोही फकीर कहा इनको विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनंगा फकीर के रूप में इनको कहा फ्रैंक मॉरिस ने। इसी तरह से आगे अगर और उपाधियों के विषय में हम बात करें, तो भारतीय राजनीति का बच्चा इनको कहा है किसने? एनी बेसेंट ने। यानी एनी बेसेंट इनको क्या कहती है? भारतीय राजनीति का बच्चा कहती है, क्योंकि भारतीय राजनीति में एक बच्चे के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया और भारतीय राजनीति को इतने चरम पर पहुंचाया। महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि प्रारंभ में ये अंग्रेजों के समर्थक थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो है वो यहाँ जिस तरह से क्रियाकलाप कर रही थी, अंग्रेज सरकार जिस तरह से भारतीय कुछ क्षेत्रों में विकास कर रही थी, उनको देख करके गांधी जी जो हैं वो अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनके सामने वास्तविकता आती गई, अंग्रेज़ों की क्रियाएं, अंग्रेज़ों का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता गया। ठीक उसी तरह से गांधी जी के व्यवहार में भी, या गांधी जी का जो सम्मान भाव था अंग्रेज़ों के प्रति, उनमें भी परिवर्तन आता गया। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो कि 1914 से 1918 तक चला, उस प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की सहायता करवाई थी भारतीयों के द्वारा, और उसी के लिए इनको एक उपाधि दी गई, केसरे हिंद की उपाधि। और केसरे हिंद की उपाधि जो है वो इन्होंने लौटाई भी भविष्य में। तो जो मैंने ऊपर कहा कि प्रारंभ में अंग्रेज़ों के समर्थक थे महात्मा गांधी, वो समर्थन विरोध में बदल गया। किस वजह से? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। यानी 13 अप्रैल 1919 को एक साधारण सभा की जा रही थी। कहाँ? जलियांवाला बाग में, पंजाब में। और उस जगह पर इतने लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर वहाँ के वायसराय चेम्सफोर्ड ने आदेश दिया किसको? जनरल डायर को, इस सभा को स्थगित करवाने के लिए, वहाँ से लोगों को हटाने के लिए। और जनरल डायर वहाँ जलियांवाला बाग में पहुँचे। उन्होंने केवल कुछ मिनट का समय दिया
और उसके बाद वहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वहाँ जितने भी लोग थे वो लगभग मृत्यु को प्राप्त हुए। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई और इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। इस घटना से महात्मा गांधी इतने व्यथित हुए कि उन्होंने केसर हिंद की जो उपाधि है, वो केसर हिंद की उपाधि इन्होंने अंग्रेजों को लौटा दी। इसमें आगे अगर हम बात करें तो सर सिडनी रोलेट ने केंद्रीय विधान परिषद जो है, सर सिडनी रोलेट अंग्रेज़ों के एक अधिकारी, तो सर सिडनी रोलेट जो हैं उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया, एक एक्ट पारित किया, रोलेट एक्ट, जिसको काले कानून की संज्ञा दी किसने, महात्मा गांधी ने। और ये पारित कब किया गया, 17 मार्च 1919 को। और यही जो रोलेट एक्ट है, इसी रोलेट एक्ट के विरोध में ये जलियांवाला बाग जो स्थान है वहाँ सभा की जा रही थी। यानी ये एक्ट पारित हुआ 17 मार्च को और जो सभा की जा रही थी वो 13 अप्रैल को। तो इस एक्ट के विरोध में ही ये सभा की जा रही थी और इसी सभा के संचालन में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। इस रोलेट एक्ट के विरोध में ही गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई, जिसका आह्वान किया इन्होंने 30 मार्च इन्होंने घोषणा की कि 30 मार्च से देशव्यापी हड़ताल की जाएगी इस रोलेट एक्ट के विषय में। इस रोलेट एक्ट में था क्या, तो रोलेट एक्ट में ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता है। और यही चीज़ भारतीयों को, महात्मा गांधी को नागवार गुजरी कि हमारे अधिकारों का इस तरह से हनन नहीं होना चाहिए, हमारा इस तरह से शोषण नहीं होना चाहिए। तो इसी के विरोध में इन्होंने क्या किया, देशव्यापी हड़ताल की मांग की और तिथि क्या रखी गई, 30 मार्च। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नई तिथि घोषित की गई 6 अप्रैल 1919 और उसी कड़ी में इन्होंने जलियांवाला बाग स्थान पर एक सभा रखी थी, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और जलियांवाला बाग हत्याकांड में वो बदल गया। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और शंकर नायर जो हैं उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ये सब घटनाएं हैं रोलेट एक्ट के विरोध में, यानी रोलेट एक्ट जो था उसके विरोध में ये सारे काम भारतीयों के द्वारा किए गए, क्योंकि ये जताना चाहते थे कि आप सर्वे सर्वा नहीं हैं, जो आप अपने इच्छा के अनुरूप जैसा चाहें वैसा कर लेंगे। अब बात आती है खिलाफत आंदोलन की, यानी जिस समय महात्मा गांधी भारतीय लोगों की आज़ादी का एक खाका तैयार कर रहे थे, उस वक्त एक आंदोलन चला तुर्क में, खिलाफत आंदोलन के नाम से जिसको हम जानते हैं। उसमें था क्या, अंग्रेज़ों ने खलीफा का जो पद है उसको ख़त्म कर दिया था। यानी तुर्क में जो खलीफा होता है उस खलीफा के पद को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया कि खलीफा कोई नहीं, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो ठीक उसी कार्य के विरोध में, यानी उन्होंने जो खलीफा का पद समाप्त किया, उस पद को वापस सुचारू रखने के लिए, यानी उसके समर्थन में मान लीजिए पद का समर्थन करने के लिए, या फिर अंग्रेज़ों के द्वारा की गई इस क्रिया का विरोध करने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने एक आंदोलन चलाया, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। सितंबर 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस का एक अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसमें स्वराज और विरोध की बात रखी, यानी गांधी जी ने सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें क्या कहा कि हमें स्वराज चाहिए और अंग्रेज़ों का विरोध हमें करना पड़ेगा। दिसंबर 1920 में असहयोग का प्रस्ताव इन्होंने पारित किया, कहा नागपुर के अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। यानी कांग्रेस का जो 35वां अधिवेशन था, उस 35वें अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा कि असहयोग प्रस्ताव पारित किया जाए, यानी असहयोग की भावना या असहयोग के विषय में अब अंग्रेज़ों से बात करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि हम अंग्रेज़ों के जितने भी पदों पर कार्यरत हैं, यानी जितने भी भारतीय अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे हैं किसी भी प्रकार से,
वो सहायता अब नहीं होगी, चाहे वो नौकरी के तौर पर हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक कार्यभार के तौर पर हो, तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी। ये असहयोग प्रस्ताव के अंतर्गत इन्होंने रखा। अब हम बात करते हैं गांधी जी के विषय में। यानी अभी जो हमने ऊपर देखा वो एक मोटा मोटा उदाहरण था कि गांधी जी ने क्या क्या किया। गांधी जी की जो शुरुआत हुई, यानी गांधी जी सन 1888 में 1888 में इंग्लैंड गए और वहाँ से वकील बनकर, बैरिस्टर बनकर 1891 में वापस लौटे। लेकिन 2 साल बाद ही यानी 1893 में 1893 में ही अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए ये कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। यानी इनकी जो वकालत की शुरुआत हुई वो शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। यानी इनके जीवन में, इनकी कार्यशाला में, या यूँ मान लीजिए कि जो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनका एक समय है, उस समय में इन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर कहीं किया तो वो दक्षिण अफ्रीका में 1894 1894 में। तो 1894 में क्या किया इन्होंने? नेटोल कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र इन्होंने निकाला, जिसमें भारतीयों के मुद्दों को रखने के विषय में इन्होंने शुरुआत की। रुस्तम के सहयोग से इन्होंने डरबन में एक आश्रम स्थापित किया जिसका नाम है फिनिक्स आश्रम या फिनिक्स फार्म। और ठीक इसी तरह से कोलना बाग के सहयोग से इन्होंने जोहान्सबर्ग में भी एक आश्रम स्थापित किया जिसका नाम है टॉल्स्टॉय फार्म या टॉल्स्टॉय आश्रम। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए, एक है फिनिक्स आश्रम और एक दूसरा है टॉल्स्टॉय आश्रम। 1915 में भारत वापसी इनकी हुई, यानी 1893 में 1893 में जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद 1915 में इनकी भारत में वापसी हुई और 25 में 1915 में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में स्थापना कर दी, जिसको बाद में इन्होंने कहाँ स्थानांतरित कर दिया? साबरमती। यानी 1915 में भारत वापस लौटने पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना भारत में भी कर दी जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, और उसी आश्रम को बाद में इन्होंने साबरमती में स्थानांतरित कर दिया। पहले आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद में। तो इनके 3 आश्रम हो गए दक्षिण अफ्रीका में। पहला था फिनिक्स आश्रम, दूसरा था टॉल्स्टॉय आश्रम और तीसरा था भारत में स्थापित अहमदाबाद का सत्याग्रह आश्रम, जिसको इन्होंने बाद में साबरमती स्थानांतरित कर दिया। अब बात करते हैं इनके द्वारा किए गए कुछ आंदोलनों की जो इन्होंने भारत में संपन्न करवाए, जिनमें सबसे पहले नाम आता है चंपारण बिहार सत्याग्रह आंदोलन का। अब इसमें क्या था कि चंपारण बिहार का एक स्थान है। उस जगह पर क्या था कि अंग्रेज़ों ने 3 कटिया पद्धति लागू कर दी थी किसानों के ऊपर। 3 कटिया का मतलब है 3/20 और 3/20 का मतलब क्या हुआ कि अपनी उपज का 3/20 हिस्सा इनको किनको देना होगा? अंग्रेज़ों को। और एक और शर्त इन्होंने रख दी कि अपनी जो ज़मीन है वो ज़मीन की 15% भूमि पर इनको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि नील की खेती हो चाहे किसी की भी हो तो खेती करने में दिक्कत क्या है? लेकिन कारण ये था कि नील की खेती की वजह से या लगातार नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो रही थी, तो इसीलिए भारतीयों ने इस चीज़ का विरोध किया। अब बिहार में जो चंपारण बिहार है वहाँ पर इनको पता कैसे चला गांधी जी को कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं? तो राजकुमार शुक्ल नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने गांधी जी को इस चीज़ से अवगत करवाया और चंपारण बिहार में आकर के किसानों की समस्या का समाधान करने के विषय में आग्रह किया। दूसरा जो आंदोलन था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में क्या था कि जो प्लेग महामारी चली थी, उस महामारी के दौरान मजदूरों को स्थायी रूप से रखने के लिए, यानी मजदूर जो हैं वो अपने कार्य को छोड़कर ना जाएं, इसलिए अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया, या वहाँ के जो मिल मजदूर हैं उनको रोकने के लिए उन मिल मालिकों ने क्या किया, 70% बोनस उनको देना प्रारंभ कर दिया। यानी प्लेग महामारी के दौरान भी मजदूर अपना कार्य करते रहें, इस चीज़ के लिए वहाँ के मालिकों ने 70% बोनस मजदूरों को देना प्रारंभ किया।
जिसे बाद में घटाकर उन्होंने सीधा 20% कर दिया, यानी 70% को उन्होंने 20% कर दिया। अब इसमें बात ये थी कि जो मजदूर थे वो ये कह रहे थे कि 50% तो कम से कम आपको देना ही चाहिए, जबकि मिल मालिक क्या कह रहे हैं कि हम केवल 20% देंगे। और अंततः गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद ये जो बात बनी वो कितने पर बनी? 35% पर, यानी 35% बोनस फिर भी मजदूरों को दिया जाएगा। तो 70% से बात आई 20% पर, मजदूर चाह रहे थे 50%, लेकिन रजामंदी जो हुई वो कितने पर हुई? 35% पर। इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग किसी का मिला गांधी जी को वो थी अनुसुईया बहन, और सबसे पहले इसी आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल की गई, यानी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिणी अफ्रीका में। और सबसे पहले भूख हड़ताल गांधी जी ने कहाँ की? अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में। फिर खेड़ा जो कि गुजरात का ही एक हिस्सा है, वहाँ पर, गुजरात का ये एक भाग है, तो वहाँ पर एक आंदोलन हुआ जिसमें क्या था? जिसमें यह था कि फसल नष्ट होने के बावजूद किसानों से अधिक मात्रा में क्या किया जा रहा था? राजस्व की वसूली की जा रही थी। और इसमें जो स्थानीय नेता थे वो कौन थे? मोहनलाल पांड्या, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक का भी इसमें सहयोग गांधी जी को प्राप्त हुआ। और हार्डिमन जो हैं वो सबसे सफल आंदोलन मानते हैं खेड़ा सत्याग्रह को। क्यों? क्योंकि फसल नष्ट होने के बावजूद किसानों पर जो आपत्ति हुई थी, जैसे ऊपर हमने देखा कि नील की खेती करनी होगी 3/20 कठिया, 3 कठिया पद्धति के आधार पर उनको कर चुकाना होगा या लगान देना होगा, तो वहाँ तो फिर भी उपज थी तब उनको देना था, लेकिन यहाँ फसल नष्ट होने के बावजूद भी किसानों को राजस्व देना है, तो ये चीज़ जो थी वो ज़्यादा परेशान करने वाली थी। इसीलिए अगर इसमें सहमति बनी तो उस सहमति के आधार पर ही हार्डिमन क्या कहते हैं कि इस आंदोलन को सबसे सफल आंदोलन मानते हैं। इसके अलावा जो और आगे के आंदोलन हैं गांधी जी के विषय में, गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए, जिसमें सविनय अवज्ञा भी है, असहयोग आंदोलन भी है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी है, दांडी यात्रा भी है, उन सब पर हम बात करेंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, संसाधनों का अभाव है, तो आगे की बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।